आपको ये मीम तो याद होगा। अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम, आज हम कहते तू क्या है बे। हमें इस मीम को देखकर एक साइड खुश हो जाती है, उन्हें लगता है कि हमारे देश ने बहुत तरक्की कर ली है, और दूसरी साइड इसको एक अंधभक्ति का टैग दे देती है। आपने भी शायद इधर उधर की बातें सुन के अपने देश की एक इमेज बना ली होगी। या तो आपके नजर में ये देश एक फेल्ड सिस्टम दिखाई दे रहा होगा, या फिर मेरा भारत महान जैसा। India has now surpassed Japan to become the world's become the fourth largest economy in the world. It is now worth more than $4 trillion. Japan has लेकिन सवाल ये है कि आखिर में सच क्या है। अगर आप भारत के नागरिक हो तो ये वीडियो आपके लिए और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्या हम वाकई में विश्व गुरु हैं, या फिर हमको देशभक्ति का एक नैरेटिव सुनाया गया है। हो सकता है मेरे द्वारा बताए गए कुछ पॉइंट्स पर आप सहमत ना हो, बट एट द एंड बात यहीं पर आ जाती है कि डेटा कभी झूठ नहीं बोलता। काफी सारी सच्चाई तो इस डेटा के भी परे है, क्योंकि डेटा को मैनिपुलेट किया जा सकता है पर सच्चाई को नहीं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इंडिया किन किन चीजों में पिछड़ रहा है और किन किन चीजों में वर्ल्ड में अपना लोहा मनवा रहा है। इकोनॉमी से लेके एजुकेशन तक, पॉल्यूशन से लेकर इनोवेशन तक। फिर इन सब का एनालिसिस करके हम जानेंगे कि इंडिया ग्लोबल लेवल पर कहाँ स्टैंड करता है। और एंड में मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन के साथ छोड़ जाऊंगा, जिसे कि अगर गवर्नमेंट और सिटीजन अप्लाई कर लें तो ये सिर्फ स्लोगन में नहीं बल्कि वाकई में हम विश्व गुरु बन सकते हैं। तो चलिए इमोशंस को थोड़ा साइड में रखते हैं और अपने देश की आर्थिक, मानसिक और सामाजिक स्थिति को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि देश की इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है। इंडिया अभी फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है। सबसे पहले नंबर पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका आता है, जिसकी टोटल इकोनॉमी है $31.8 ट्रिलियन। दूसरे नंबर पर चाइना स्टैंड करता है, जिसकी टोटल इकोनॉमी है $20.7 ट्रिलियन। और तीसरे नंबर पर जर्मनी आता है, जिसकी टोटल इकोनॉमी है $5.3 ट्रिलियन। और वर्ल्ड की फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी जो कि हमारी इंडिया है, उसकी टोटल इकोनॉमी है $4.5 ट्रिलियन। ये रही आपकी स्क्रीन पर टॉप 10 कंट्रीज की इकोनॉमिक स्थिति। अगर हम अपने आप को यूएस और चाइना से कंपेयर करते हैं तो हम रेस में बहुत पीछे दिखाई देंगे, पर हम कई देशों से बहुत आगे हैं। जैसे कि वर्ल्ड बैंक और IMF 190 देशों की सूची जारी करता है, जिसके अंदर हम अपने आप को फोर्थ नंबर पर पाते हैं, यानी कि बहुत मजबूत स्थिति में। पर जब हम पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं तो हमारी सारी मजबूती फीकी पड़ जाती है। अभी करंट डेटा के हिसाब से हमारी पर कैपिटा इनकम है $3051, जिसमें कि हम 190 देशों की लिस्ट में 136वें नंबर पर स्टैंड करते हैं। हम पर कैपिटा इनकम को थोड़ा सरल भाषा में समझते हैं। मान लीजिए यूएस के पास में 500 रुपए हैं, चाइना के पास में 400 रुपए हैं, जर्मनी के पास में 150 रुपए हैं और भारत के पास में 100 रुपए। और हम ये मान के चलते हैं कि सभी देशों की आबादी लगभग बराबर है। जब हम अमेरिका के नागरिक की जेब चेक करते हैं तो हर नागरिक के पास में 5 रुपए मिलते हैं। और आगे बढ़ते हैं चाइना की तरफ तो चाइना वालों के मिलते हैं 3 रुपए। उसके बाद आता है जर्मनी। जर्मनी के हर नागरिक के पास होते हैं 50 पैसे। और लास्ट में आता है हमारा फोर्थ नंबर पे इंडिया। इंडिया के हर नागरिक पर होते हैं सिर्फ 20 पैसे। तो आप इस कंपैरिजन से समझ सकते हैं कि हम यूएसए और चाइना को टक्कर क्यों नहीं दे पाते हैं, क्योंकि इंडिया की 80% इकोनॉमी को टॉप 20% लोग मैनेज करते हैं और लास्ट में बची 20% इकोनॉमी उसे 80% लोग मैनेज करते हैं। इसलिए हमारा एवरेज आउट आता है सिर्फ 20 पैसे का, यानी कि बहुत खराब। इसलिए इंडिया को सबसे सस्ती लेबर प्रोवाइड करने वाला देश कहा जाता है। तभी इंडिया में कई सारी कंपनियां एंटर करती हैं और यहाँ की सस्ती लेबर का फुल यूटिलाइजेशन करती हैं। ये कितनी आयरनी की बात है कि इंडिया हर साल लगभग 1.8 से लेकर 2.5 करोड़ टन अनाज एक्सपोर्ट करता है। और इसी देश में हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स की 123 देशों में हम 102 नंबर पर स्टैंड करते हैं। यानी कि ये तो वही बात हो गई कि आपकी खुद की पैंट फटी पड़ी है और आप दूसरे की सिल रहे हो। ऐसे ही अगर हम इंडिया में रिवर्स की बात करें तो इंडिया में रिवर्स को माता माना जाता है, उनकी पूजा की जाती है। और इंडिया में आप रिवर्स की क्या स्थिति है इससे तो वाकिफ होगे ही। जिसकी पूजा की जाती है वो सबसे गंदी, यानी कि उसके अंदर मल, मूत्र और पता नहीं कितनी सारी फैक्ट्रियों का कचरा फेंका जाता है। और आप बाहर की रिवर्स देख सकते हो और साफ कंपैरिजन कर सकते हो कि वहां पे सिर्फ रिवर्स को एक रिवर माना जाता है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं।
और उनकी रिवर इतनी क्लीन होती है कि हमारे यहाँ पे इतना क्लीन शायद पीने का पानी भी ना हो। इसलिए हम वर्ल्ड में मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री में 5वें नंबर पर आते हैं। अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखें तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट की 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया 190 कंट्रीज में से 130वें नंबर पर है। दुनिया के सबसे बड़े करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में इंडिया 182 देशों की लिस्ट में 91 नंबर पर स्टैंड करता है। यानी कि सीपीआई अगर 0 है तो करप्शन अपने पीक पर है, और सीपीआई जैसे जैसे ऊपर जाएगा यानी कि करप्शन फ्री होता जाएगा। ये सिर्फ एक डेटा है और ग्राउंड रियलिटी इससे कई बद से बदतर है। और जब बात लाइफ सेटिस्फेक्शन और हैप्पीनेस की होती है तो इंडिया 147 देशों की लिस्ट में से 113वें नंबर पर स्टैंड करता है। इससे ये तो साबित होता है कि इंडिया के अंदर लोग खुश नहीं हैं। वो या तो अपनी खुशी सोशल मीडिया से किसी के ऊपर कमेंट करके निकाल लेते हैं या फिर अपनी फेवरेट पार्टी को सपोर्ट करके। तभी इस देश में से काफी सारे लोग हर साल माइग्रेट कर जाते हैं, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। और अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, हमारा एजुकेशन सिस्टम। यानी कि वर्ल्ड की टॉप 100 यूनिवर्सिटी में हमारे 1 या 2 नाम ही देखने को मिले। ये वही देश है जिसके अंदर नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी थी, जिसके अंदर विदेशों से कई लोग पढ़ने आते थे। और आज की स्थिति में हम वर्ल्ड की टॉप 100 यूनिवर्सिटी में सिर्फ 1 या 2 यूनिवर्सिटी को लिस्ट करा पाए हैं। यानी कि हमारे एजुकेशन सिस्टम की हालत बहुत खस्ता है। और जब हम ग्राउंड रियलिटी चेक करते हैं तो ये आंकड़े और ज्यादा भयानक दिखते हैं। और अगर हम अपने आप को 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी होने के बाद एक आईना दिखाते हैं तो हम अपने आप को यहाँ खड़ा हुआ पाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर में हम बहुत पीछे हैं, पॉल्यूशन मैनेजमेंट में हम बहुत पीछे हैं, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड में हम बहुत पीछे हैं, एजुकेशन सिस्टम में तो बहुत ही पीछे हैं, हेल्थ सिस्टम हमारा कोलैप्स हुआ पड़ा है, इनोवेशन में बहुत पीछे हैं, लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करने में बहुत पीछे हैं। ऐसा नहीं है कि हम हर चीजों में पीछे खड़े दिखाई देते हैं, कुछ चीजों में हम आगे भी हैं। जैसे कि करप्शन में बहुत आगे हैं, पेंडिंग कोर्ट केसेस में बहुत आगे हैं, हंगर इंडेक्स में भी बहुत आगे। अगर आपको ये लगता है कि भारत का डंका हर जगह बज रहा है तो हो सकता है ये आपकी गलतफहमी हो, क्योंकि हर जगह भारतीय सिर्फ बज रहे हैं, उनका डंका नहीं बज रहा है। इंडियन पासपोर्ट की वैल्यू सिर्फ इतनी है कि दुनिया का सबसे गरीब देश लाओस भी इन्हें डायरेक्ट वीजा नहीं देता। नो इंडियन पासपोर्ट कैन क्रॉस दिस बॉर्डर। मेरे पास ये जो ये चीज है ना, ये इसका कोई वैल्यू नहीं है इसका। ये थाईलैंड, मलेशिया, श्रीलंका, नेपाल, ये सब सोच के खुश मत हो। जो डिफिकल्ट कंट्रीज है वहाँ पे अपना पासपोर्ट किसी काम नहीं आता। मैं भी ना विश्व गुरु देश का नागरिक हूँ, इस पासपोर्ट की ना कोई वैल्यू नहीं रह गई है। लो भाई, बन गए विश्व गुरु, डंका बजा दिया भाई विश्व में। इस इंडियन पासपोर्ट की कहीं पे वैल्यू नहीं है भाई। हमारा पासपोर्ट कमजोर है, होती है मेरे साथ इमिग्रेशन पे नाइंसाफी भाई, हर बार होती है। मेरे को रोक के रखते हैं, मेरे बैग खुलवाते हैं, बहुत होता है भाई। मैं बोल लूंगा नहीं तो भाई पता कैसे चलेगा, मैं क्या बोलूं कि भाई मेरे पासपोर्ट पे 3rd से ठप्पा मारा और कह दिया जाओ भाई। और अगर हम अपने पासपोर्ट की स्थिति के बारे में बात करें तो अभी हम 75वें स्थान पर स्टैंड करते हैं, जिसमें कि हम 56 देशों में या तो किसी देश में बिना वीजा लगाए विजिट कर सकते हैं या फिर आसान वीजा पर विजिट कर सकते हैं। ऑन सीरियस नोट, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम हर चीजों में पीछे हैं। कुछ चीजों में हम बहुत आगे खड़े दिखाई देंगे और कुछ चीजों में हम वर्ल्ड को लीड करते दिखाई देंगे। जैसे कि हमारे पास एक ऐसी स्पेस टेक्नोलॉजी है जिसको कि मोदी जी अपने सड़क निर्माण में उपयोग में लेते हैं। हमने रोड बनाने में स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ इसरो की। आपको याद होगा कि 2023 में चंद्रयान 3 ने कितने कम बजट में मून के उस साउथ पोल पर लैंडिंग की थी, जहां पे आज तक कोई नहीं पहुंच पाया है, जो कि हमारे लिए एक वर्ल्ड रिकॉर्ड साबित हुआ था। और इंडिया लगभग 50 कंट्रीज के लिए उनकी सैटेलाइट लॉन्च करता है। इसरो जाना जाता है अपने मिशन को कम बजट में पूरा कैसे करना है, और वो भी बिना किसी एरर के। इंडिया स्पेस रेस में सबसे अमीर तो नहीं पर सबसे एफिशिएंट प्लेयर में से एक है। और अगला इंडिया का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है डिजिटल पेमेंट। इस बात का लोहा वर्ल्ड की हर कंट्रीज ने माना है कि इंडिया ने यूपीआई में एक रेवोल्यूशन लाया है। कैसे इंडिया वर्ल्ड की सबसे ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन को मैनेज करता है, वो भी स्मूथली। यूपीआई पर बिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शन हर महीने होती हैं। इंडिया ने एक स्मॉल वेंडर से लेकर एक मॉल को एक क्यूआर कोड से कनेक्ट कर दिया है। इसके चलते कुछ कंट्रीज में जैसे कि यूएई, सिंगापुर, फ्रांस और श्रीलंका में यूपीआई इंटीग्रेशन स्टार्ट हो चुका है। जहां डेवलप्ड देश कार्ड सिस्टम में फंसे हुए थे, वहां इंडिया ने क्यूआर कोड से डिजिटल रेवोल्यूशन कर दिया। और इंडिया का नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग पॉइंट है
आईटी एंड ग्लोबल टैलेंट। इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट आईटी आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशन है। इंडिया हर साल आईटी में लगभग $150 बिलियन एक्सपोर्ट करता है अदर कंट्री से इंडिया में। इंडिया की बेंगलोर सिटी ग्लोबल टेक हब बन चुकी है। हमारे कई सारे इंडियंस कंपनी में ग्लोबली लीड कर रहे हैं। सिलिकॉन वैली में अगर नाम देखोगे तो इंडियन टैलेंट आपको हर जगह मिल जाएगा। इंडिया की अगली ताकत है फार्मा एंड वैक्सीन। इंडिया वॉल्यूम वाइज वर्ल्ड का लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है। इंडिया वैक्सीन बनाने में इतना आगे है कि वर्ल्ड में जो भी सप्लाई होती है उसमें से 60% पूर्ति सिर्फ इंडिया करता है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है। आपको कोविड का टाइम तो याद होगा कि कैसे सारी दुनिया जब इंडिया की तरफ नजर पसारे दिख रही थी तो इंडिया ने सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अदर देशों के लिए भी वैक्सीन बनाई और उन्हें सप्लाई की। अगला इंडिया का स्ट्रॉन्ग सेगमेंट है एग्रीकल्चर, यानी कि मिल्क प्रोड्यूस करने में इंडिया सबसे आगे है। इंडिया हर साल करोड़ों टन अनाज एक्सपोर्ट करता है। वो बात अलग है कि हम हंगर इंडेक्स में बहुत आगे दिखाई देते हैं। अब हम बात करते हैं कंक्लूजन की, यानी कि इतनी सारी चीजों को एनालाइज करने के बाद में हम कहाँ पाते हैं कि हमारा इंडिया कहाँ स्टैंड करता है। अभी इंडिया को अगर मार्क्स दिए जाएं तो 10 में से 3.5 नंबर दूंगा। हालांकि मैं भी एक इंडियन हूँ, मैं चाहता तो 10 आउट ऑफ 10 दे सकता था, पर डेटा और सच्चाई किसी से छिपी नहीं है। अभी हम ये नहीं कहेंगे कि हालत बद से बदतर हो चुकी है, पर हाँ स्थिति धीरे धीरे गंभीर हो रही है। अगर हमारे लीडर, हमारे पॉलिटिशियन अगर ढंग से एक्शन नहीं लेंगे तो हो सकता है कि हमारे देश का हाल और बेहाल हो जाए। अगर हम डीपली सोचें तो हमारे देश की सबसे कमजोर कड़ी क्या है, वो है करप्शन। हर डिपार्टमेंट में करप्शन, नागरिक में करप्शन, गवर्नमेंट में करप्शन, प्राइवेट सेक्टर में करप्शन। करप्शन ही इस देश को ले डूब रहा है। अगर हमारी कंट्री करप्शन फ्री बन जाती है तो हम प्राउडली कह सकेंगे कि हाँ हम विश्व गुरु हैं और हमारा हर देश में डंका बजता है। इस देश में करप्शन उस बरगद की जड़ों की तरह फैल चुका है जिसे कि अब काटना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। किसी माँ के पेट में पल रहा बच्चा किसी बीमारी के कारण मर जाने से लेकर किसी माँ का बच्चा एक रात नौकरी से घर लौटते समय सरकार द्वारा खोदे गए गड्ढे में गिर के मर जाने तक सब में करप्शन शामिल है। मुझे अंत में भगत सिंह की कुछ लाइन याद आती हैं जिसमें वो कहते हैं कि मैं रहूं या ना रहूं मेरा देश रहना चाहिए। इस वीडियो में बात करने के लिए और भी पॉइंट्स हैं जिस पे हम बात कर सकते थे, पर इस वीडियो की लेंथ को देखते हुए हम इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।